जय हिंद साथियों। तो आज हम लोग यहाँ पर पेपर कोड BG DG 172 जेंडर संवेदीकरण समाज और संस्कृति के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके पिछले वर्षों में पूछे गए थे। तो एक एक करके हम लोग यहाँ पर सभी प्रश्नों को कवर करेंगे। अभी आपका जो है 13 तारीख को ये पेपर होने वाला है, तो उसके लिए हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कवर करवाएंगे। तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करवा दिए जाएंगे इस चैनल पर। बस आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जिससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो PDF है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दी जाएंगी। तो आप टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहां पर हमारा सबसे पहला प्रश्न है, यौन उत्पीड़न क्या है? अपने उत्तर की पुष्टि उचित उदाहरण देते हुए कीजिए। और यहाँ पर साथ में अगर आप लोग रैपिड रिवीजन करना चाहते हैं, यानी कि जब आपका एग्जाम हो उससे पहले आपके पास कुछ रिवीजन करने के लिए हो, तो सिंपली आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है, shop.hindustanknowledge.com आपको सिंपली सर्च करना है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां पर सिंपली आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज आ जाएगा। तो यहाँ से आप लोग जो है अपने जो भी पेपर कोड्स है उनके आप लोग यहाँ से जो है सॉल्व जो है गैस पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे BG DG 172 आप लोगों का है, तो यहाँ से देखिए आप लोग जो है हिंदी का गैस पेपर यहाँ से आप लोग BG DG 172 का डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसके अलावा कोई आपका अदर पेपर कोड हो जो इस पर अवेलेबल नहीं है, तो आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सअप हमको कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं वापस हम लोग प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर यौन, सबसे पहले हम लोग देखेंगे यौन उत्पीड़न क्या है और इसको उदाहरण के द्वारा समझेंगे। तो यौन उत्पीड़न एक गंभीर सामाजिक और कानूनी अपराध है जिसमें किसी व्यक्ति के प्रति उसकी इच्छा के विरुद्ध यौन व्यवहार, अशोभनीय टिप्पणियां या अन्य अनुचित शारीरिक या मानसिक कृत्य किए जाते हैं। यह उत्पीड़न शारीरिक हो सकता है, मानसिक हो सकता है, मौखिक या सांकेतिक किसी भी रूप में हो सकता है, और यह किसी भी स्थान जैसे कार्यस्थल, विद्यालय, सामाजिक स्थान, यहाँ तक कि घर में भी हो सकता है। यौन उत्पीड़न का सीधा संबंध व्यक्ति की गरिमा, स्वतंत्रता और मानसिक शांति के उल्लंघन से होता है। तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे यौन उत्पीड़न क्या होता है। यह एक जो है सामाजिक और कानूनी अपराध है और यह किसी की व्यक्ति के विरुद्ध किया जाता है। उस पर आप लोग कोई अशोभनीय यानी कि टिप्पणियां करते हैं, कोई उसके साथ अनुचित शारीरिक गतिविधि करते हैं। यह उत्पीड़न जो है शारीरिक हो सकता है, मानसिक भी हो सकता है, यहाँ तक कि सांकेतिक भी हो सकता है। और यह जो उत्पीड़न है वो किसी कार्यस्थल में हो सकता है, विद्यालय में हो सकता है, सार्वजनिक स्थान में हो सकता है, यहाँ तक कि घर में भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो यौन उत्पीड़न होता है उसका सीधा संबंध व्यक्ति की गरिमा, स्वतंत्रता और मानसिक शांति के उल्लंघन से होता है। तो यहाँ पर देखेंगे यौन उत्पीड़न के कुछ प्रकार, जैसे शारीरिक स्पर्श या छेड़छाड़, जैसे बिना सहमति के किसी व्यक्ति को छूना, गले लगाना या अन्य किसी प्रकार का अशोभनीय स्पर्श करना। इसके बाद जैसे मौखिक उत्पीड़न, जैसे अश्लील या द्व्यर्थी बातें करना, गंदे मजाक या टिप्पणियां करना। इसके बाद दृश्य उत्पीड़न, जैसे अश्लील चित्र दिखाना, सोशल मीडिया पर अशोभनीय चित्र भेजना या निगाहों से अश्लील इशारे करना। इसके बाद भावनात्मक या मानसिक उत्पीड़न, किसी को बार बार प्रेम प्रस्ताव देना, इनकार के बावजूद पीछा करना या धमकी देना। जैसे आप किसी को बार बार प्रेम प्रस्ताव भेज रहे हैं तो ये एक प्रकार का मानसिक उत्पीड़न या भावनात्मक उत्पीड़न हो सकता है। इसके बाद डिजिटल उत्पीड़न, इंटरनेट, मोबाइल या सोशल मीडिया के माध्यम से भेजे गए अश्लील संदेश, तस्वीरें या वीडियो। तो ये कुछ उत्पीड़न के प्रकार होते हैं यौन उत्पीड़न के। अब यहाँ पर जैसे यौन उत्पीड़न के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, रीमा एक जैसे कोई निजी कंपनी में काम करती है, उसका वरिष्ठ अधिकारी बार बार उसे देर रात तक रुकने को कहता है और अकेले में मीटिंग के बहाने अश्लील टिप्पणियां करता है, जैसा कि आज के टाइम में चल रहा है। जब रीमा ने विरोध किया तो उसे पदोन्नति ना देने की धमकी दी गई। यह स्पष्ट रूप से कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का उदाहरण है। जैसे आप किसी कंपनी में काम करते हैं, आपका जो वरिष्ठ अधिकारी है यानी कि जो आपसे थोड़ा लेवल ऊंचे हैं, तो वो कहते हैं आप हमारे साथ कुछ टाइम स्पेंड करिए, हम आपको जो है पदोन्नति मतलब कि आपका जो है ट्रांसफर ऊपर लेवल कर देंगे। तो ये एक प्रकार का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न होता है। इसके बाद आते हैं विद्यालय में यौन उत्पीड़न। एक छात्रा ने शिकायत की कि उसका शिक्षक बार बार उसे व्यक्तिगत प्रश्न पूछता है, उसका नंबर लेकर रात में मैसेज करता था
और प्राइवेट ट्यूशन के नाम पर अकेले मिलने को कहता था। यह शिक्षा संस्थान में यौन उत्पीड़न का गंभीर उदाहरण है। इस तरह के मामले बहुत देखने को मिलते हैं। इसके बाद देखते हैं सार्वजनिक स्थान पर यौन उत्पीड़न। जैसे बस में सफर कर रही एक महिला को कुछ लड़के लगातार घूर रहे थे, अशोभनीय इशारे कर रहे थे और उतरने पर उसका पीछा भी किया। यह एक प्रकार का जो है सार्वजनिक स्थान पर यौन उत्पीड़न की श्रेणी में आता है। इसके बाद यहाँ पर जो है भारतीय कानून में यौन उत्पीड़न के लिए कौन कौन सी धाराएं बनाई गई हैं। तो भारतीय दंड संहिता यानी कि इंडियन पिनल कोड की धारा 354, 354A, 354B, 354C और 354D के अंतर्गत यौन उत्पीड़न को अपराध माना गया है। आईपीसी धारा 354A के अंतर्गत यौन उत्पीड़न की परिभाषा देती है और अपराधी को 1 वर्ष से लेकर 3 वर्ष की सजा या जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। इसके बाद आता है पीओएसएच यानी कि पोस्ट एक्ट 2013 सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। यह अधिनियम कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और समाधान के लिए लागू किया गया है। इसके बाद यहाँ पर जो है यौन उत्पीड़न के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं वो भी आप आंसर में लिख सकते हैं। इससे मानसिक तनाव, अवसाद या आत्मसम्मान में कमी होती है, कार्य क्षमता में गिरावट आती है, सामाजिक और पारिवारिक जीवन पर भी प्रभाव पड़ता है और आत्महत्या तक की जो है स्थिति आ जाती है। तो ये यौन उत्पीड़न के कुछ दुष्परिणाम होते हैं। इसके बाद इसके रोकथाम और जो है समाधान क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला रोकथाम का उपाय है जागरूकता। स्कूल, कॉलेज और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से जुड़े नियमों की जानकारी दी जानी चाहिए। आंतरिक शिकायत समिति, प्रत्येक स्थान पर पोस्ट एक्ट के अंतर्गत एक समिति होनी चाहिए, यानी कि जब कोई भी कंपनी बनाई जाए तो उसमें पोस्ट एक्ट के अंतर्गत एक जो है समिति जरूर होनी चाहिए। इसके बाद है कानूनी सहायता। पीड़ित को उचित समय पर पुलिस या महिला आयोग में शिकायत दर्ज करनी चाहिए। यदि आपके साथ कुछ ऐसा होता है तो आप तुरंत जो है महिला आयोग में शिकायत कर सकते हैं। इसके बाद मानसिक परामर्श, पीड़ित को मानसिक सहयोग और सलाह देना भी आवश्यक होता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर निष्कर्ष में लिखेंगे क्या, यौन उत्पीड़न एक ऐसा अपराध है जो केवल पीड़ित व्यक्ति को ही नहीं बल्कि पूरे समाज की नैतिक और मानवता को प्रभावित करता है। इसके प्रति जागरूकता, सख्त कानून और सामाजिक सहयोग से ही इस समस्या को नियंत्रित किया जा सकता है। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह ऐसी घटनाओं के खिलाफ आवाज उठाए और पीड़ित को न्याय दिलाने में सहयोग करे। तो ये आपका जो है यौन उत्पीड़न से संबंधित प्रश्न था। देखिए जरूरी नहीं कि सेम प्रश्न आ जाए, लेकिन इसी टॉपिक के इधर उधर आएगा। तो आपको जो है आप जब क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तो आपके पास शब्दावली होगी जिससे आप क्वेश्चंस को एग्जाम में कर पाएंगे। इसके बाद देखते हैं दूसरा प्रश्न, मीडिया में महिलाओं की भूमिका की चर्चा कीजिए। यानी कि मीडिया में महिलाओं की क्या भूमिका है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर मीडिया समाज का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है जो कि आज के समय में नहीं है, जो न केवल सूचना और मनोरंजन का माध्यम है बल्कि सामाजिक सोच, धारणाओं और मान्यताओं के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। महिलाओं की भूमिका मीडिया में समय के साथ साथ बदलती रहती है। कभी वे सिर्फ दर्शनीय पात्र होती हैं तो आज वे संवाददाता, संपादक, एंकर, निर्माता या निर्देशक और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के रूप में भी उभर रही हैं। पहला है मीडिया में महिलाओं की वर्तमान स्थिति। अगर हम लोग देखें वर्तमान में महिलाओं की मीडिया में स्थिति क्या है, तो आज के समय में महिलाएं प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया में बड़ी संख्या में कार्यरत हैं। टीवी समाचार चैनलों की एंकरिंग से लेकर अखबारों के संपादन कक्ष तक महिलाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। कई प्रमुख समाचार चैनलों की प्रमुख एंकर महिलाएं हैं। पत्रकारिता में महिलाओं की भागीदारी निरंतर बढ़ रही है और वे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक मुद्दों की गहराइयों से रिपोर्टिंग कर रही हैं। डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों ने भी महिलाओं को स्वतंत्र रूप से अपनी बात रखने का अवसर दिया है। यहाँ वे यूट्यूब चैनल, ब्लॉग, पॉडकास्ट, इंस्टाग्राम और ट्विटर के माध्यम से अपने विचार साझा कर रही हैं और समाज को प्रभावित कर रही हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, मीडिया में महिलाओं की प्रस्तुतिकरण। तो हालांकि महिलाओं की उपस्थिति बड़ी है लेकिन मीडिया में उनका प्रस्तुतिकरण कई बार स्टीरियोटाइप और संकुचित दायरे में होता है। फिल्मों, धारावाहिकों और विज्ञापनों में अक्सर महिलाओं को केवल सुंदरता, गृहिणी या प्रेमिका के रूप में दिखाया जाता है, जो कि यह हमारे यहाँ टीवी सीरियल में होता है। तो कहीं बहू बना दिया जाता है, कहीं प्रेमिका बना दिया जाता है या गृहिणी बना दिया जाता है या फिर उनको सुंदरता के लिए प्रयोग किया जाता है।
ऐसी छवियां समाज में महिलाओं की वास्तविक भूमिका को सीमित कर सकती हैं। फैशन और विज्ञापन उद्योग में महिलाओं का वस्तुवादीकरण भी चिंता का विषय है। उन्हें आकर्षक वस्तु के रूप में दिखाना, उनके शरीर को उत्पाद बेचने के साधन के रूप में उपयोग करना, उनके आत्मसम्मान और गरिमा को प्रभावित करना है। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, जो फैशन उद्योग में जो है यहाँ पर जो उनकी जो शरीर को जो है आकर्षक वस्तु के रूप में दिखाया जाता है और अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इससे क्या होता है, इससे उनके आत्मसम्मान और गरिमा को भी प्रभावित होता है। इसके बाद देखते हैं सकारात्मक परिवर्तन और महिला सशक्तिकरण। पिछले कुछ वर्षों में कुछ सकारात्मक बदलाव भी देखने को मिले हैं। महिला केंद्रित फिल्मों जैसे क्वीन, थप्पड़, पिंक, मर्दानी जैसी आदि ने महिलाओं की स्वतंत्रता, संघर्ष और आत्मनिर्भरता को सशक्त तरीके से दर्शाया है। महिला पत्रकारों और फिल्म निर्देशकों ने भी ज्वलंत मुद्दों को सामने लाकर नई सोच को जन्म दिया है। इसके अलावा कई महिला पत्रकारों ने युद्ध क्षेत्र में रिपोर्टिंग, भ्रष्टाचार का पर्दाफाश और महिलाओं के अधिकारों पर प्रभावशाली पत्रकारिता करके समाज में मिसाल कायम की है। और इसमें क्या क्या चुनौतियां देखने को मिलती हैं, तो मीडिया में महिलाओं की भूमिका के बावजूद उन्हें कई प्रकार की चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है, जैसे भेदभाव और लैंगिक असमानता। उच्च पदों पर अब भी महिलाओं की संख्या कम है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, मीडिया संस्थानों में महिलाओं को सुरक्षित वातावरण नहीं मिल पाता है। रात की शिफ्टों में असुरक्षा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में लंबे और असुरक्षित घंटों की शिफ्टों महिलाओं के लिए चिंता का कारण है। इसके बाद है गंभीर विषयों से दूर रखना। कई बार महिलाओं को हल्के फुल्के विषयों जैसे फैशन, फिल्मी खबरें तक सीमित कर दिया जाता है। इसके बाद यहाँ पर है पांचवा, समाधान और आगे की राह। तो यहाँ पर सबसे पहले तो है जागरूकता और प्रशिक्षण, यानी कि महिलाओं को जागरूक करना चाहिए और जो है उन्हें प्रशिक्षण देना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर नीतिगत सुधार, मीडिया संस्थानों को लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के लिए सख्त नीतियां बनानी होंगी। इसके बाद महिला नेतृत्व को बढ़ावा, संपादकीय और प्रबंधकीय पदों पर महिलाओं को बढ़ावा देना आवश्यक है। इसके बाद सशक्तिकरण का समर्थन, समाज को भी यह समझने की जरूरत है कि मीडिया में महिलाओं की भागीदारी सामाजिक विकास की आवश्यक हिस्सा है। इसके बाद यहाँ पर निष्कर्ष लिखेंगे, तो मीडिया में महिलाओं की भूमिका बहुआयामी है। वे केवल दर्शक नहीं हैं बल्कि निर्माता, विचारक और प्रेरणा स्रोत भी है। हालांकि उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, फिर भी उनकी उपलब्धियां और प्रभावशाली योगदान मीडिया को अधिक संवेदनशील, समावेशी और प्रगतिशील बना रहे हैं। यदि समाज और मीडिया संस्थान मिलकर महिलाओं को समान अवसर और सुरक्षा प्रदान करें तो वे मीडिया की दुनिया में और भी ऊंचाइयों तक पहुंच सकती हैं। तो इस प्रश्न में हमने क्या देखा कि महिला की जो है मीडिया में क्या भागीदारी है, कौन कौन सी चुनौतियों का उनको सामना करना पड़ता है, वो सब यहाँ पर हमने देख लिया है। देखिए इससे प्रश्न ऐसे बन सकता है कि बताइए कि यहाँ पर जो है मीडिया में महिलाओं की कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखेंगे चुनौतियां, तो आपको क्या करना है, इन चुनौतियों को क्या करना है, थोड़ा बढ़ा के अपनी तरफ से लिख देना है और आपका पूरा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आपको क्वेश्चंस के आंसर को करना होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं तीसरा प्रश्न, जेंडर आधारित हिंसा क्या है, यानी कि लिंग पर आधारित हिंसा क्या है। जेंडर आधारित हिंसा की श्रेणियों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर जेंडर आधारित हिंसा यानी कि जेंडर बेस्ड वायलेंस, जीबीवी, एक ऐसी हिंसा है जो किसी व्यक्ति के लिंग के आधार पर की जाती है। यह हिंसा शारीरिक हो सकती है, यौन हो सकती है, मानसिक हो सकती है या आर्थिक रूप ले सकती है और इसका मुख्य उद्देश्य पीड़ित पर नियंत्रण या सत्ता स्थापित करना होता है। अक्सर यह हिंसा महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ होती है क्योंकि समाज में पितृसत्तात्मक सोच और लैंगिक असमानता गहराई से जड़े जमाए हुए हैं। हालांकि पुरुष, ट्रांसजेंडर और अन्य जेंडर के लोग भी इसका शिकार हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो जेंडर आधारित हिंसा का मतलब है, यह ऐसी हिंसा होती है जो लिंग के आधार पर होती है और यह शारीरिक, यौन, मानसिक किसी भी प्रकार की हो सकती है। यहाँ पर जो अक्सर देखने को मिलता है, ये जो हिंसा होती है अधिकतर महिलाओं या लड़कियों के साथ देखने को मिलती है, हालांकि यह पुरुष के भी साथ हो सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के अनुसार जेंडर आधारित हिंसा मानव अधिकारों का उल्लंघन है और यह विश्व भर में महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा के लिए एक गंभीर खतरा
बनी हुई है। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं जेंडर आधारित हिंसा की श्रेणियां कौन कौन सी। सबसे पहली है शारीरिक हिंसा यानी कि फिजिकल वायलेंस। तो इसमें किसी व्यक्ति के शरीर को नुकसान पहुंचाने वाली हिंसा शामिल होती है, जैसे थप्पड़ मारना, मुक्का मारना, लात मारना, जलाना या गर्म वस्तु से चोट पहुंचाना, बाल खींचना या किसी वस्तु से मारना, बंद कमरे में कैद कर देना। इस तरह की हिंसा जो है अक्सर घरेलू हिंसा के रूप में होती है, जहां पति या परिवार के अन्य सदस्य महिला पर अत्याचार करते हैं। ऐसा बहुत से केसों में देखने को मिला है, या कोई महिला की शादी होती है तो उसके जो मायके वाले हों जो उसे कम जो है दहेज देते हैं, तो उसके जो ससुराल वाले हैं वो उससे कहते हैं कि अधिक से घर से अधिक धन लेकर आओ, उसको थप्पड़ मारते हैं, उसको लात मारते हैं, उसके बाल खींचते हैं। ये सब जो है घरेलू हिंसा के रूप में देखने को मिलता है। इसके बाद है यौन हिंसा। तो यौन हिंसा का तात्पर्य ऐसे किसी भी यौन कार्य से है जिसे बलपूर्वक, दबाव लेकर या बिना सहमति के किया गया हो, जैसे बलात्कार या सामूहिक बलात्कार। यौन उत्पीड़न जैसे कार्यस्थल, स्कूल, परिवहन आदि में छेड़खानी, अश्लील इशारे या टिप्पणियां, बाल यौन शोषण, विवाह में बिना सहमति के यौन संबंध, ये सब किस में आता है? यह सब यौन हिंसा यानी कि सेक्सुअल वायलेंस में आता है। यह हिंसा न केवल पीड़िता के शारीरिक बल्कि मानसिक स्वास्थ्य पर भी गहरा असर डालती है। इसके बाद है मानसिक या भावनात्मक हिंसा। तो यह हिंसा शब्दों या व्यवहारों के माध्यम से की जाती है जो किसी व्यक्ति को के आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को नुकसान पहुंचाती है, जैसे उसका अपमान करना, डराना या धमकाना, सामाजिक अलगाव, नीचा दिखाना या तिरस्कारपूर्ण व्यवहार करना, या फिर मानसिक नियंत्रण या गैस लाइटिंग। यह हिंसा लंबे समय तक पीड़ित के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है और डिप्रेशन, चिंता या आत्महत्या के विचारों को जन्म दे सकती है। इसके बाद यहाँ पर आर्थिक हिंसा, इकोनॉमिक वायलेंस। तो यह हिंसा व्यक्ति की आर्थिक स्वतंत्रता को नियंत्रित करने का प्रयास करती है। इसके उदाहरण हैं काम करने से रोकना, आय या संपत्ति पर नियंत्रण रखना, जरूरी खर्च के लिए पैसे ना देना, दहेज के लिए प्रताड़ित करना। तो दहेज हत्या एक ऐसा ही आर्थिक हिंसा का चरम रूप है जिसमें महिला को केवल इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि उसकी शादी में पर्याप्त दहेज नहीं दिया गया था। इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं संस्थागत हिस्सा। जब सरकारी या गैर सरकारी संस्थाएं, पुलिस, न्यायपालिका या स्वास्थ्य सेवाएं लैंगिक भेदभाव पर आधारित अन्याय करती हैं तो उसे संस्थागत हिस्सा कहा जाता है। जैसे पुलिस द्वारा यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज ना करना, अदालत में महिला की गवाही को संदेह की दृष्टि से देखना, और इसके बाद यौन हिंसा पीड़िता के कपड़ों या चरित्र पर सवाल उठाना। ये सब किस में आता है? ये सब संस्थागत हिंसा में आता है। इसके बाद निष्कर्ष लिखेंगे तो जेंडर आधारित हिंसा केवल व्यक्तिगत समस्या नहीं है, यह एक सामाजिक और संरचनात्मक समस्या है। यह असमान सत्ता संरचना, पितृसत्ता, रूढ़िवादी सोच और शिक्षा की कमी से जुड़ी हुई है। इसका प्रभाव न केवल पीड़ित व्यक्ति पर होता है बल्कि पूरे समाज की मानसिकता और विकास को प्रभावित करता है। इस समस्या के समाधान के लिए केवल कानून बनाना पर्याप्त नहीं है, समाज में जागरूकता, शिक्षा, समानता और संवेदनशीलता भी लानी होगी। साथ ही पीड़ितों को सुरक्षा, न्याय और पुनर्वास की सुविधा प्रदान करना भी उतना जरूरी है। जब तक हम लैंगिक समानता को व्यवहार में नहीं लाते हैं तब तक जेंडर आधारित हिंसा यानी कि लिंग पर आधारित हिंसा का जो है समापन नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर कुल हमने 3 प्रश्नों के उत्तर देखे हुए हैं। इसी तरह और भी क्लासेस आएंगी जब तक आप लोगों का 13 जून को जो है ये पेपर होने वाला है। तो 13 जून तक आपको 4 से 5 क्लासेस मिल जाएंगी, तो उनको आप कवर कर लीजिएगा। इतने में आपका जो है पेपर अच्छे से हो जाएगा। और रिवीजन के लिए आप लोग जो है यहाँ से जो है सॉल्व गेस पेपर जो है डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।